हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या अकेडमी। आज हम भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने चर्चा कर लिया था किस पर, भारतीय संविधान या फिर क्या संविधान पर एक सामान्य जानकारी हमने प्रस्तुत किया था। साथ ही उसमें हमने देखा था क्या राज्य की अवधारणा देखा था हमने। उसके बाद हमने विधायिका और कार्यपालिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और उसके बाद भारतीय न्यायपालिका में हमने न्यायपालिका के प्रकार, न्याय प्रणालियाँ और प्राकृतिक न्याय की अवधारणा, इस पर हमने बात कर ली थी। आज हम देखेंगे क्या न्यायपालिका की शक्तियाँ। न्यायपालिका की शक्तियाँ कहिए या फिर उसे कार्य कहिए, एक ही हैं आपके वो। तो न्यायपालिका की शक्तियाँ या फिर कार्य देखिए क्या क्या होते हैं। तो न्यायपालिका के कार्य या फिर शक्तियाँ देखिए, पहला कार्य या फिर पहली शक्ति की अगर हम बात करें तो पहला कार्य होता है संविधान की रक्षा करना। पहला होता है संविधान की रक्षा। दूसरा होता है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स या फिर क्या मूल अधिकारों की रक्षा। मूल अधिकारों की रक्षा। और चौथा होता है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को लागू करना या फिर सिद्ध करना। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को लागू करना या फिर क्या करना, सिद्ध करना। अब देखिए, अगर हम बात करें संविधान की रक्षा, तो संविधान की रक्षा किससे करेगी? संविधान की रक्षा जो है ये विधायिका और कार्यपालिका से, लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से। अब देखिए कैसे, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास। और कानून को लागू कौन करवाती है? तो वो करवाती है कौन? कार्यपालिका। तो कहीं विधायिका जो है कुछ ऐसे कानून तो नहीं बना रही है जो संविधान के क्या है, अपोजिट है, फिर संविधान क्या है, विरोध में है। तो अगर ऐसे कानून बनाती है, फिर जो है अगर मान लीजिए कार्यपालिका कानून को लागू अच्छे से अगर नहीं करवा पाती है, मतलब क्या है, ये संविधान का ये क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये विधायिका और कार्यपालिका से क्या करेगी? संविधान की रक्षा करेगी। ताकि हमेशा विधायिका और कार्यपालिका जो है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करें, कानून बनाएं और क्या करें, कानून को लागू करें। संविधान की व्याख्या की अगर बात करें तो संविधान की व्याख्या न्यायपालिका कब करेगी? अगर कोई क्या करे, संविधान की गलत व्याख्या करे, अगर कोई संविधान की क्या करे, गलत व्याख्या करता है तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी, उसको सही करके बताएगी। अगला हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की रक्षा और प्राकृतिक न्याय। तो देखिए, मूल अधिकारों की रक्षा और प्राकृतिक न्याय, ये जो है न्यायपालिका कैसे सुनिश्चित करती है? तो इसके लिए न्यायपालिका के पास क्या है, दो प्रकार की अदालतें होती हैं। एक को हम कहते हैं क्या, दीवानी अदालतें, सिविल कोर्ट, और दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट या फिर क्या, फौजदारी अदालतें। क्रिमिनल कोर्ट या फिर क्या, फौजदारी अदालतें। तो दीवानी और क्या, फौजदारी अदालतें। देखिए, दीवानी अदालतें मतलब क्या होगा? दीवानी या फिर क्या, जो सिविल क्राइम जो आपके आते हैं, सिविल क्राइम कहने का मतलब क्या कि जिसमें जो है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जमीन जायदाद के मामले, ये सब मामले कहाँ सुने जाएंगे? दीवानी अदालतों में सुने जाएंगे। जितने भी सिविल मामले हैं वो मामले कहाँ सुने जाएंगे? जमीन से जुड़े हुए मामले, उत्तराधिकार से जुड़े हुए मामले, विवाह तलाक के मामले, सब कहाँ सुने जाएंगे? आपके दीवानी अदालतों में। तो वहीं अगर हम बात करें जो सीवियर क्राइम होते हैं, सीवियर क्राइम कहने का मतलब क्या, हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार के जो मामले होंगे वो कहाँ सुने जाएंगे? वो क्रिमिनल कोर्ट या फिर क्या, फौजदारी अदालतों में सुने जाएंगे। दीवानी अदालतों में जो कार्रवाई होती है उसके लिए क्या किया गया है, एक किताब बनाई गई, उसका नाम, उसको हम कहते हैं क्या, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। और फौजदारी के लिए क्या है आपका, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और जो सज़ा का प्रावधान रहता है वो कहाँ पर लिखी गई रहती है? वो आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड। तो आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस क्या होता है कि आईपीसी में जो है किस अपराध के लिए कितना और कैसा दंड मिलेगा, ये कहाँ पर लिखा गया है? आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है इसको। तो इंडियन पिनल कोड में क्या लिखा गया है कि किस अपराध के लिए कितना और कैसा दंड मिलेगा, ये किस में है? आईपीसी में है। तो वहीं अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो दंडित व्यक्ति जो है, दंडित व्यक्ति मतलब जैसे न्यायालय में क्या होता है, कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, तो जो कार्रवाई आपका होगा
तो दंडित व्यक्ति जो है याचिका कैसे दायर करेगा, पुलिस एफआईआर फॉर्म कैसे भरेगी, जांच फॉर्म कैसे भरेगी, ये सब कहाँ लिखा गया है, ये सीआरपीसी में लिखा गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा गया है। क्लियर है। तो ये क्या था आपका आईपीसी और सीआरपीसी। तो दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतों के माध्यम से जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स की क्या करती है, हमारी वो रक्षा करती है। तो अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, छीनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है अदालत जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, फिर कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका के इन दोनों में से किसी भी न्यायालय में जिस प्रकृति का आपका जो फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इन अदालतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि इन अदालतों के माध्यम से दीवानी और फौजदारी जो न्यायालय है इनके माध्यम से जो न्यायपालिका है वो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी करती है, साथ ही क्या करता है, वो प्राकृतिक न्याय को भी क्या करता है, ये लागू करता है। अब हम इधर आगे चलते हैं और देखते हैं कि संविधान की रक्षा और संविधान की व्याख्या जो है ये न्यायपालिका किस प्रकार से करता है। इसके संविधान की रक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका के पास एक उपकरण है, उसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू या फिर क्या न्यायिक पुनरावलोकन कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों की क्या कर सकती है, कामों की क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। विधायिका और कार्यपालिका के कामों की क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। तो यहाँ पर शब्द आता है क्या, पुनरावलोकन या फिर क्या, जांच। तो क्या करना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों की क्या कर सकती है, वो जांच कर सकती है, और कार्यपालिका के ने जो कानून लागू करवा रहा है ठीक उसकी भी क्या कर सकती है, वो जांच कर सकती है। तो ये क्या कहलाता है आपका जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ये क्या करती है, संविधान की रक्षा किससे, विधायिका और कार्यपालिका से, और वहीं संविधान की ये व्याख्या भी करती है। तो अब समझते हैं कि ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है इसका जन्म कैसे हुआ, और ये इस न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की किस प्रकार से व्याख्या की है किसने, न्यायपालिका ने, और किस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका से रक्षा भी समय समय पर करते आया है। चलिए तो देखते हैं हमारा टॉपिक होगा क्या, न्यायिक पुनरावलोकन। अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू या फिर क्या न्यायिक पुनरावलोकन की, तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो जन्म हुआ या फिर सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पर किया गया, तो सबसे पहले इसका जन्म हुआ था कहाँ पर, अमेरिका में। अमेरिका के एक जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनका नाम है हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन नामक केस में सबसे पहली बार जुडिशियल रिव्यू का क्या किया था, जुडिशियल रिव्यू को सामने लेकर आए वो, या फिर इसका प्रयोग किया। देखिए जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका जन्म जो है कहाँ पर हुआ, अमेरिका में हुआ। इसका जन्म कहाँ पर हुआ, अमेरिका में, यूएसए में। यहाँ के एक जज थे, उस जज का नाम क्या था, उनका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने किस केस में, केस का नाम था मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन। मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन। तो मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन नामक केस में किसने, हैमिल्टन ने पहली बार क्या किया, जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किया। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये क्या दिखाती है, ये न्यायिक सर्वोच्चता को दिखाती है। आप समझ सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के ये कामों की जांच कर सकती है। कहने का मतलब क्या होगा कि ये विधायिका और कार्यपालिका को क्या कर रही है, आदेश भी दे सकती है, या फिर उनके कामों की जांच करना मतलब क्या कर रहा है, ये अपने अधिकार क्षेत्र या फिर क्या अपना जो अधिकार क्षेत्र उससे आगे जाके क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि ये न्यायिक सर्वोच्चता को दिखाता है कि मतलब सर्वोच्च क्या है, न्यायालय है। हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे कि भारत में जो न्यायिक सर्वोच्चता है किस संसद की सर्वोच्चता है। तो यहाँ पर दोनों नहीं है, हम यहाँ पर दोनों को अच्छे से व्याख्या करेंगे और दोनों भी अपने अपने जगह पर सही भी हैं। तो देखिए यहाँ वापस आते हैं, हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इसका जन्म कहाँ हो रहा है, अमेरिका में। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में जुडिशियल रिव्यू कैसे आया, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जन्म कैसे हुआ, देखिए भारत में कैसे हुआ। तो सबसे पहले भारत जो है 1947 में आज़ादी के बाद भारत को जो है तीव्र विकास की आवश्यकता थी। तो तीव्र विकास के लिए क्या चाहिए, तीव्र विकास के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण क्या है, आवश्यक है। तो अधोसंरचनाओं का निर्माण कहने का मतलब क्या होगा कि सड़क, बिजली, पुल, बांध,
तो ये सब चीज़ें बनाने पड़ेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें अगर बनानी हैं तो ये तो हवा में बनते नहीं है, कहाँ पर बनेंगे? ज़मीन में बनेंगे। तो सरकार के पास उस समय ज़मीन नहीं थे, क्योंकि आज़ादी के पहले भारत में क्या था? जमींदारी व्यवस्था चलती थी, जिसके चलते जो है भूमि का क्या हो चुका था? केंद्रीकरण हो चुका था। कहने का मतलब क्या है कि मतलब किसी किसी व्यक्ति के पास क्या था? इतनी अधिक ज़मीन थी और कुछ व्यक्तियों के पास क्या था? ज़मीन ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा पूरा ज़मीन किसके पास? सरकार के पास नहीं था, बल्कि किसके पास था? भारतीय जनता के पास था। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार क्या करने लगी? सरकार ने एक बिल बनाया और उस बिल का सरकार ने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम था, उस कानून का नाम था भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून, या इसे कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, या फिर इसको बोलते हैं सीलिंग एक्ट भी बोलते हैं। तो भूमि अधिग्रहण कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून, या फिर क्या? लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये एक्ट पारित किया किसने? भारतीय संसद ने। कब? 1950 में। जब भारतीय संसद ने ये एक्ट पारित किया तो इसके तहत क्या करने लगी? जो सरकार थी, सरकार जो है लोगों से ज़मीन लेने लगी। तो पहले सरकार ने क्या किया? लोगों को पैसे भी दिए ज़मीन के बदले में, लेकिन जब कुछ लोगों ने क्या किया? इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने अपना ज़मीन जो है सरकार को देना नहीं चाहा। सरकार ने जितना भी कीमत कहा उस कीमत पर भी सरकार को देने के लिए वो राज़ी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या कहा? सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला देते हुए उनसे ज़मीन क्या करने लगी? वो छीनने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या है? कुछ लोगों को एहसास हुआ कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उस समय भारतीय संविधान के भाग 3 में एक आर्टिकल हुआ करता था। वो आर्टिकल था आर्टिकल 31। वो था आर्टिकल 31। और आर्टिकल 31 में क्या लिखा गया था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अब देखिए, चूंकि ये आर्टिकल 31 किसमें था? ये आर्टिकल 31 था भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो है क्या? आपका फंडामेंटल राइट्स। वो है क्या? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अब देखिए, कुछ लोगों ने देखा, संविधान को समझा, तो वो जान पाए कि आर्टिकल 31 में जो बातें लिखी गई हैं वो तो क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है भारतीय संविधान में ये बात भी लिखा गया है कि कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये कानून था, कौन सा? आपका भूमि अधिग्रहण कानून, ये क्या कर रहा था? ये आर्टिकल 31 का उल्लंघन कर रहा था। भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से सरकार क्या कर रही थी? लोगों के, जनता के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही थी? नुकसान पहुंचा रही थी। तुरंत लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इस कानून को रद्द करने के आदेश दे दिए। किसको? विधायिका को। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ, चूँकि ये क्या था? ये मूल अधिकार था। तो मूल अधिकार तो कानून संसद जो है कानून बनाकर भी क्या नहीं कर सकती? छीन नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये कानून क्या करना पड़ा? उनको वापस लेना पड़ा किस? संसद को। लेकिन अभी भी क्या एक समस्या बनी हुई थी, और वो समस्या ये थी कि अधोसंरचनाओं का निर्माण भी क्या है? देश के लिए आवश्यक था। सड़क, बिजली और पुल का निर्माण भी क्या है? आवश्यक ही था, क्योंकि जनता की जो आधारभूत आवश्यकताएँ इससे क्या होंगी? आगे चल के पूरी होंगी, और विकास भी क्या होगा? तेज़ी से बढ़ेगा। तो इन आवश्यकताओं को, इन आधारभूत आवश्यकताओं को, इन जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए सरकार को ज़मीन चाहिए थी। तो इसने क्या किया? इसने जो है भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया। भारतीय संविधान में क्या किया गया? प्रथम संशोधन किया गया। और प्रथम संशोधन करके क्या जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 9th क्या जोड़ा गया? शेड्यूल जोड़ा गया। अब देखिए, पहले जो है मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। अब जो है पहले अमेंडमेंट करके, पहला संविधान संशोधन करके क्या किया गया? 9वीं अनुसूची क्या किया गया? जोड़ा गया। और इस 9वीं अनुसूची में क्या लिखवाया गया? देखिए, ये कहा गया कि इस 9वीं अनुसूची के अंदर आने वाले विषयों की न्यायिक जांच संभव नहीं है। इन विषयों की क्या है? जुडिशियल रिव्यू, या फिर क्या? न्यायिक जांच जो है नहीं हो सकती है। इस 9वीं अनुसूची के अंदर आने वाले विषयों की न्यायिक जांच जो है नहीं हो सकती है।
तो अब देखिए इस समस्या का समाधान किस प्रकार निकाला संसद ने जो है संविधान में पहला अमेंडमेंट किया और 9वीं अनुसूची जोड़ी, और 9वीं अनुसूची में क्या लिखवा दिया कि इस अनुसूची के अंदर आने वाले विषयों की न्यायिक जांच जो है संभव नहीं है। अब न्यायपालिका ने यहाँ पर पूछ भी लिया कि इस 9वीं अनुसूची के अंदर जो है कौन कौन से विषय आते हैं आप बता दें, तो हम वहाँ पर क्या नहीं करेंगे, न्यायिक जांच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर संसद ने क्या कहा कि समय और परिस्थिति के अनुसार जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, विषय को डालेंगे और हम बताएंगे कि यहाँ पर जो न्यायिक जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो संसद ने क्या कहा, टाल दिया कि समय आने पर क्या करेंगे, हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन से विषय हैं और कौन से विषय नहीं हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया, अब जो है यहाँ पर भारतीय संसद क्या करने लगी, उसे सबसे पहले जो भूमि अधिग्रहण कानून को क्या किया, इसके अंदर डाला और जनता से क्या करने लगी, उनके जो है ज़मीन को छीनने लगी। तो यहाँ पर एक समस्या ये आ रही थी कि कुछ कामों के लिए, कुछ अच्छे कामों के लिए भी इसका यूज़ किया गया 9 शेड्यूल का, लेकिन आगे चलकर जो संसद ने इसका क्या किया, मिसयूज़ भी किया। तो जहाँ पर भी क्या है, न्यायिक जाँच के लिए आवाज़ उठाते न्यायपालिका, वहाँ तुरंत क्या करता, संसद वो बोल लेता कि यहाँ पर क्या है, ये तो विषय कैसा है, ये 9th शेड्यूल का विषय है। तो इस प्रकार की बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही थी और लगातार जो है संसद क्या कर रही थी, यहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रही थी, हनन कर रही थी। तो यहाँ पर जो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से जो है न्यायपालिका और विधायिका के बीच क्या है, एक संघर्ष चलने लगा, एक सर्वोच्चता की लड़ाई चलने लगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 9th शेड्यूल को देखें अगर आप, तो 9वीं अनुसूची किस प्रकार है, ये कहीं ना कहीं संसदीय सर्वोच्चता को दिखाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर जो भी विषय अगर इसके अंदर आ जाता है, उसकी अब न्यायिक जांच नहीं हो पा रही है, भले ही वो क्या करे, फंडामेंटल राइट्स का हनन क्यों ना करे। तो इसका उपाय या फिर इसका हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में एक केस आया, उस केस का नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। देखिए इस केस में क्या बोला गया, 1967 में ये केस आया था और इस केस में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संसद है, संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो संसद है, संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ये कब आया, 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ये किसका ये था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि संसद जो है मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। लेकिन इससे कुछ सालों के बाद 1971 में किसने, विधायिका ने या फिर संसद ने 1971 में क्या किया, 24वां संविधान संशोधन किया। 24वां क्या किया, संविधान संशोधन किया और वहाँ पर क्या लिखवा दिया, देखिए वहाँ पर लिखवा दिया कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो अगर संसद क्या करती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, तो संविधान का हिस्सा कौन है, फंडामेंटल राइट्स है। तो संसद जो है क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि लड़ाई चलती जा रही है किसकी, विधायिका और किसके बीच में, न्यायपालिका के बीच में। तो विधायिका को क्या करना है, अमेंडमेंट करना है और न्यायपालिका को क्या करना है, जो कानून क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, संविधान की गलत व्याख्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको जो है उनसे रक्षा भी करनी है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक सर्वोच्चता की लड़ाई यहाँ पर चलती जा रही है। तो इसका कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन कब, 1973 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, 1973 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, उस केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब देखिए इस केस में क्या कहा गया कि बेशक कौन, संसद क्या करे, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस 1973 में, कि संसद क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन संसद जो है क्या नहीं कर सकती, मूल ढांचे में, संसद जो है मूल ढांचे में
कोई बदलाव नहीं कर सकती, वहाँ पर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस में ये कहा कि संसद क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, वहाँ बदलाव कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक नया सिद्धांत सामने आया संसद और सबके सामने कि वो मूल ढांचा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि मूल ढांचा कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार कोई भी घर होता है, तो कोई भी जो बिल्डिंग या फिर कोई घर होती है वो किस पर टिकी होती है, वो नींव पर टिकी होती है। तो आपको जो भी बदलाव करना है आप कहाँ पर करेंगे, आप घर के ऊपरी हिस्से में करेंगे, लेकिन जो घर के निचले हिस्से में क्या है, जो नींव है, अगर आप नींव में बदलाव करने जाएंगे तो पूरा का पूरा घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो उस घर का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो वैसे ही क्या है, जो मूल ढांचा है वो संविधान का क्या है, नींव है। तो आप इस मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस पर बदलाव करेंगे तो संविधान पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वो गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मूल ढांचा मतलब क्या है, कि मतलब संविधान की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके माध्यम से संविधान बना है, और उनको अगर आप बदलेंगे तो संविधान का पूरा रूप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या संविधान का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये था क्या आपका मूल ढांचे का सिद्धांत। अब संसद ने कहा कि इस मूल ढांचे में क्या क्या विषय आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बता दो, हम वहाँ पर क्या नहीं करेंगे, अमेंडमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही बात दोहराई जो बात किसने दोहराया था, किसने कहा था, संसद ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद को यही कहा कि इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, ये हम क्या करेंगे, समय आने पर क्या करेंगे, बताएंगे, वो परिस्थिति के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बात किसने कहा था 9th शेड्यूल के समय में संसद ने कहा था, वही बात यहाँ पर किसने दोहरा दिया, मूल ढांचा के सिद्धांत में किसने दोहरा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने संसद के समक्ष दोहरा दिया। और संसद क्या कह दिया कि आप मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते हैं, और इसके अंदर कौन से विषय आते हैं ये हम क्या करेंगे, हम समय और परिस्थिति को देखते हुए हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर आपने जो दो केस देखे सुप्रीम कोर्ट के, एक था क्या आपका गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस, जहाँ पर क्या कहा गया कि संसद जो है फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। तो वहीं जो है अगर हम बात करें किसकी, 1973 की केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस की, तो वहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, और क्या कहा गया कि संसद को जहाँ पर करना है अमेंडमेंट करे, लेकिन मूल ढांचे में वो क्या नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका गोलकनाथ वर्सेस केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ देख सकते हैं जब 9th शेड्यूल आया था तो उससे हमको लग रहा था कि भारत में क्या है, वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता है। पर जैसे ही मूल ढांचे का सिद्धांत आया तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो कैसा है, न्यायिक सर्वोच्चता है। क्योंकि जब क्या करती थी, अगर मान लीजिए संसद जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाले कोई कानून बनाती थी, उस कानून को वो तुरंत क्या करता था, मूल ढांचे का हिस्सा है कहकर क्या करता था, वो न्यायिक जांच करवा देता था उसका। तो इस तरह से क्या हो रहा है, संसद का काम होता है क्या करना, संविधान का में क्या करना, संशोधन करना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, मूल ढांचे का सिद्धांत आने के बाद कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता दिख रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी क्या है, 9वीं अनुसूची क्या है, बची हुई है। तो हमारे पास 9वीं अनुसूची भी है, साथ में मूल ढांचा भी है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक थ्योरी यहाँ पर फॉलो होती है, उस थ्योरी को हम कहते हैं क्या, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस थ्योरी। चेक एंड बैलेंस थ्योरी, चेक एंड बैलेंस थ्योरी मतलब क्या हो रहा है आपका कि ये क्या है, चेक एंड बैलेंस है, अवरोध और संतुलन है। अवरोध कैसे हो रहा है, अवरोध इस प्रकार हो रहा है कि संसद का काम होता है कानून को बनाना, और न्यायपालिका का कार्य होता है क्या, संविधान की रक्षा करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, अगर गलत कानून बना रहा है कौन, संसद, तो उसे कौन रोक रहा है, न्यायपालिका क्या कर रही है, रोक रही है। अगर जो है कानून बनाना अनिवार्य है तो क्या कर रही है, उसको वो 9th शेड्यूल में डाल रही है, क्या कर रही है, कानून बना भी रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवरोध भी हो रहा है, और दोनों की शक्तियों में कैसा है, संतुलन भी दिख रहा है। इसके पास भी पावर है मूल ढांचे का, और पार्लियामेंट के पास भी पावर है किसका, 9th शेड्यूल का। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत हमको दिख रहा है, जहाँ पर न्यायपालिका अपने शक्ति का परिचय किसके माध्यम से दे रही है, मूल ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से दे रही है। तो वहीं पर पार्लियामेंट या फिर संसद अपने शक्ति का परिचय जो है 9th शेड्यूल के माध्यम से दे रही है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत में अवरोध और संतुलन किस प्रकार दिखाई देता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि संसद और
न्यायपालिका दोनों के पास क्या है, शक्तियाँ विद्यमान हैं, और साथ ही दोनों क्या करते हैं, दूसरे के अवरोध में भी क्या है, शामिल होते हैं। तो ये क्या था आपका अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, या फिर क्या, चेक एंड बैलेंस थ्योरी। तो चेक एंड बैलेंस थ्योरी का संबंध किससे है, न्यायपालिका और किससे, विधायिका से है। मूल ढांचे का सिद्धांत और किससे है, 9th शेड्यूल से है। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर 1973 में जो केस आया, कौन सा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस, जहाँ पर मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। इसके बाद जो है जो संसद है वो क्या नहीं कर पा रही थी, संविधान में संशोधन नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए जो संसद ने फिर से एक उपाय निकाला और क्या किया, देखिए यहाँ पर, इसके लिए संसद ने जो है 42वां संविधान संशोधन किया। 42वां क्या किया, संविधान संशोधन किया। किसने, विधायिका ने। विधायिका ने जो है 42वां संविधान संशोधन किया, कब, 1976 में। 1976 में। तो 1976 में किसने, संसद ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन किया। और देखिए इस 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इस 42वां संविधान संशोधन में संसद ने क्या लिखवा दिया, इसने संविधान में संशोधन किया और क्या लिखवाया उसने लिखाया कि विधायिका के किसी भी कानून की जांच न्यायपालिका नहीं कर सकती। इसने जो है जुडिशियल रिव्यू को ही क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं कर सकती, कौन, संसद, सॉरी न्यायपालिका। तो विधायिका के किसी भी कानून की जो है न्यायिक जांच संभव नहीं है, ये किस में लिखवा दिया गया, 42वें संविधान संशोधन में लिखवा दिया गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि न्यायपालिका अब यहाँ पर क्या हो गया, असहाय हो गई। इसने जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया और इसने जो है क्या किया, 1980 में सुप्रीम कोर्ट में, 1980 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। उस केस का नाम था मिनर्वा मिल। तो 1980 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, उस केस का नाम था मिनर्वा मिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो 1980 में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, केस आया, उस केस का नाम था मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर भारत संघ। अब इस केस में क्या कहा गया, देखिए इस केस में ये कहा गया कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, ये जुडिशियल रिव्यू जो है किसका हिस्सा है, ये जुडिशियल रिव्यू जो है मूल ढांचे का हिस्सा है। जुडिशियल रिव्यू किसका हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन में संसद ने क्या लिखवा दिया था कि न्यायपालिका जो है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की न्यायिक जांच नहीं कर सकती है। लेकिन इसका जो है पूर्णतः हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया 1980 में, मिनर्वा मिल वर्सेस भारत संघ या फिर क्या, यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें क्या कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन तो किसका हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। क्या कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन किसका हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस में साफ साफ कहा गया है कि संसद जो है कहीं पर भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कहाँ नहीं कर सकती है, मूल ढांचे में नहीं कर सकती है। अब इस मूल ढांचे का ही हिस्सा बन गया कौन, आपका जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू करने से अगर रोकती है कौन, संसद, मतलब क्या कर रही है वो मूल ढांचे का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर 1980 में पूर्णतः क्या है, यहाँ पर यह कह दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू या फिर क्या, न्यायिक जांच या फिर न्यायिक पुनरावलोकन किसका हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। तो ये क्या था आपका, ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक क्या थी, लड़ाई थी। और भारत में जो है किस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन ने जन्म लिया, इसकी कहानी भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर देख लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 1967 का कौन सा, 1967 का गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस, यहाँ पर क्या कहा गया है कि संसद जो है मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि गोरखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस का संबंध किस चीज़ से है, या फिर जो है संसद फंडामेंटल राइट्स में बदलाव नहीं कर सकती है, ये किस वाद में कहा गया था। तो किसमें कहा गया था, ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में कहा गया था। तो वहीं अगर हम बात करें
1973 का केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस, इसका संबंध किससे है? मूल ढांचा का सिद्धांत से है। तो मूल ढांचे के सिद्धांत से कौन सा केस जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस। और अगर हम बात करें 1980 का मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, भारत संघ का केस, तो ये जुड़ा हुआ है किससे? जुडिशियल रिव्यू क्या बनाना? मूल ढांचे का हिस्सा बनाना। तो यहाँ पर 3 केस आपको याद रखने हैं। पहला है क्या आपका गोलकनाथ, जिसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं। दूसरा केस है कौन सा आपका? केशवानंद भारती, जिसमें क्या है? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। और तीसरा है मिनर्वा मिल। तो मिनर्वा मिल में क्या है? जुडिशियल रिव्यू या फिर क्या? न्यायिक पुनरावलोकन क्या बनाना? मूल ढांचे का हिस्सा बनाना। ये यहाँ पर 3 केस क्या करना है आपको याद में रखना है। लेकिन अभी भी क्या है ना, 9th शेड्यूल का जो मुद्दा था वो बना हुआ था, लेकिन 2007 के निर्णय में, 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या कहा गया? यहाँ पर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है 9वीं अनुसूची के विषयों पर भी क्या कर सकती है? न्यायिक जांच कर सकती है और ये पता लगा सकती है कि कहीं ये क्या है? ये संविधान सम्मत है कि नहीं है। तो 2007 के निर्णय से क्या साफ हो गया? यहाँ पर ये साफ हो गया कि 9th शेड्यूल के विषयों पर भी क्या है? न्यायिक जांच संभव है। लेकिन अभी वर्तमान में भी क्या है? कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर जो है न्यायिक जांच नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 74(1) और आर्टिकल 163(1). आर्टिकल 74(1) और आर्टिकल 163(1) ये क्या है? ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह, मतलब कि राज्य में 163 जो राज्य की विधायिका है वो 163(1) में, और जो केंद्र की विधायिका है वो कहाँ पर आपका? वो 74(1) में। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, इसको हम अच्छे तौर पर पढ़ेंगे आगे चल के, तो समझ में आएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, सलाह किसको देता है, क्या करता है। तो मंत्री परिषद जो भी सलाह देगा राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, तो इनकी जो है न्यायिक जांच नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है? जो संसदीय चर्चाएं होती हैं, जो संसदीय भाषण होते हैं, इनकी भी न्यायिक जांच नहीं हो सकती है। तो कुछ चीज़ें अभी भी क्या हैं? 9वीं अनुसूची में क्या है? विद्यमान है, जिनकी अभी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। पर अधिकांश जो विषय हैं उन विषयों पर क्या है? न्यायिक जांच क्या है? संभव है। तो भारत में हम क्या कह सकते हैं कि न्यायिक सर्वोच्चता है। लेकिन ऐसा कहना क्या है? पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि भारत में जो है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत क्या है? फॉलो होता है। जहाँ पर संविधान संशोधन के माध्यम से क्या दिखता है भारत में? संसदीय सर्वोच्चता दिखती है। तो वहीं पर क्या है? जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से भारत में क्या दिखती है? न्यायिक सर्वोच्चता। लेकिन दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है अपने अपने जगहों पर करते हैं, जो क्या दिखाता है कि भारत में क्या है? इन दोनों शक्तियों के बीच क्या बना हुआ है? संतुलन की स्थिति बनी हुई है। तो अगर मुख्य परीक्षा में ये पूछ लेता है कि अवरोध और संतुलन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या अवरोध और संतुलन का सिद्धांत जो है कहाँ पर हमको दिखाई देता है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या था आपका न्यायिक पुनरावलोकन का पूरा कहानी। चलिए, तो इस न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है ये न्यायपालिका संविधान की रक्षा भी करती है और क्या करती है? संविधान की सही व्याख्या भी करती है। तो ये क्या थे? न्यायपालिका की कुछ शक्तियाँ थीं। आगे हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक हम, और नेक्स्ट टॉपिक है PIL जनहित याचिका। PIL जनहित याचिका। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? जनहित याचिका। PIL इसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए ये क्या होता है? न्याय जो होता है, न्याय कैसा होता है? न्याय मांगने पर मिलता है। न्याय जो है कैसा है? ये मांगने पर मिलता है। और इस न्याय को मांगने का अधिकार किसको होता है? पीड़ित को। मैं एक स्थिति बता रहा हूँ आपको कि पहली स्थिति क्या बन रही है कि न्याय आप समझ सकते हैं कि ये मांगने पर मिलेगा आपको, तो और मांगने का अधिकार अगर किसको हो? केवल और केवल किसको हो? पीड़ित को हो। तो इसको हम कहते हैं क्या? लोकस स्टैंडी। कहने का मतलब क्या है? न्याय जो है कैसा है? ये मिलता है मांगने पर। न्याय मिलता है कब? मांगने पर। और अगर जो है इस न्याय को मांगने का अधिकार
केवल किसको हो, केवल जो है पीड़ित को हो, केवल किसको हो, पीड़ित को। इसको हम क्या कहते हैं, लोकस स्टैंडी। इस अवस्था को हम कहते हैं क्या, लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, न्याय जो है मांगने पर मिलता है, और न्याय मांगने का अधिकार केवल और केवल किसको हो, पीड़ित व्यक्ति को हो या फिर पीड़ित को हो, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, ये पीड़ित व्यक्ति जान ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैंने क्या कहा कि जो पीड़ित व्यक्ति है ये कई बार जो है जान ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भारत में बाउंडेड लेबर क्या है, ख़त्म हो चुका है। भारत में इसके लिए क्या है, बाउंडेड लेबर, फिर क्या बंधुआ मजदूरी को क्या किया गया है, गैर कानूनी घोषित किया गया है। लेकिन मान लीजिए किसी इंटीरियर गाँव में आप जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अभी भी क्या है, बाउंडेड लेबर, फिर क्या बंधुआ मजदूर जो है कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन बंधुआ मजदूरों को पता ही नहीं है कि कैसा है, बंधुआ मजदूरी अब ख़त्म हो चुका है, तो ये पीड़ित तो हैं, इनका अन्याय तो हो रहा है, लेकिन इनको क्या है, पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या है, अन्याय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इस पीड़ित को कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए लाया गया क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर क्या, जनहित याचिका, जहाँ पर क्या कहा गया, न्याय मांगने का अधिकार, न्याय मांगने पर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मांगने का अधिकार है केवल पीड़ित को ना होकर पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति, पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या किसी संस्था, किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी संस्था, मान लीजिए कोई एनजीओ है, कोई एनजीओ, तो पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या फिर संस्था को मिले तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है PIL, जनहित याचिका। वो कहलाता है क्या, PIL, जनहित याचिका। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि न्याय जो है किसको हो, न्याय मांगने का अधिकार जो है पीड़ित के अलावा जो है, ठीक, किसी अन्य व्यक्ति को या किसी संस्था को हो तो वो क्या कहलाएगा, PIL। तो आप अगर मान लीजिए किसी इंटीरियर गांव में गए और आपने देखा कि वहाँ पर क्या है, बाउंडेड लेबर अभी भी चल रहा है, लेकिन जो बाउंडेड लेबर्स हैं उनको पता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप तुरंत आके क्या कर सकते हैं, न्यायालय में एक PIL दायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, न्यायालय तुरंत क्या करेगी, कार्रवाई करेगी और उनको क्या करेगी, बाउंडेड लेबर से क्या करेगी, बंधुआ मजदूरी से क्या करेगी, मुक्त करवा देगी। तो आप समझ सकते हैं कि जनहित याचिका का मतलब क्या होता है। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो पहला फ़ायदा क्या होगा कि जो कमज़ोर या फिर पीड़ित व्यक्ति है उसको भी क्या मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। तो जो कमज़ोर या फिर क्या है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी है लाभ मिल सकता है यहाँ पर। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भी क्या होगी, सिद्ध होगी। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इसमें न्याय का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। तो यहाँ पर न्याय का विस्तार तो हो ही रहा है, क्योंकि पीड़ित की ओर से कोई और क्या कर रहा है, उसके लिए न्याय मांग रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका PIL, और इसके फ़ायदे क्या होंगे, कमज़ोर और पीड़ित व्यक्ति भी इससे क्या हो सकता है, उसको लाभ मिल सकता है, फिर न्याय मिल सकता है। और दूसरा क्या होगा, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भी क्या होगी, सिद्ध होगी या फिर क्या है, लागू होगी। देखिए एक और यहाँ पर शब्दावली आती है, उसका नाम है सियो मोटो, सियो मोटो, सियो मोटो। अब देखिए ये सियो मोटो मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्या, स्वविवेक। सियो मोटो का मतलब होता है क्या, स्वविवेक। सियो मोटो का मतलब क्या होता है, स्वविवेक। तो सियो मोटो किसको कहेंगे हम, अगर अदालत द्वारा स्वनिर्णय से क्या किया जाए, केस दायर किया जाए, या फिर अदालत द्वारा अदालत द्वारा स्वनिर्णय से क्या किया जाए, PIL दायर किया जाए, इसको हम क्या कहेंगे, सियो मोटो, स्वविवेक। तो अदालत द्वारा स्वनिर्णय से क्या किया जाए, अगर PIL दायर किया जाए तो क्या कहलाता है, सियो मोटो कहलाता है। क्लियर है। चलिए तो ये क्या था आपका PIL। इस PIL का विचार जो है भारत में किसने लेकर आया था, तो इसको जो है जस्टिस PN भगवती ने, जस्टिस PN भगवती, इनका नाम याद रखिएगा, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस
पीएन भगवती के प्रयासों से क्या हुआ था, भारत में पीआईएल का विचार आया था। चलिए कब आया था, तो 1983 में, 1983 में जस्टिस पीएन भगवती के प्रयासों से भारत में पीआईएल, कहने का मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जनहित याचिका भारत में आया। चलिए अगर हम पीआईएल के कमियों की बात करें तो कमियां क्या हो जाएंगी, बहुत लोग क्या करते हैं, लोकप्रियता के लिए भी क्या लगा देते हैं, जनहित याचिका लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, अदालत का कार्यभार बढ़ जाता है और लोगों को न्याय में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो इसकी कमी क्या हो जाएगी कि लोकप्रियता के लिए क्या करना, लोगों द्वारा जनहित याचिका लगाना। चलिए अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या मिलते हैं जनहित याचिका के। तो परिणाम में पहला क्या होगा, देखिए परिणाम में है इससे अदालत का कार्यभार बढ़ता है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर याचिका लगाएंगे, इसके पहले ऑलरेडी क्या है, न्यायालय में बहुत से केस पेंडिंग होते हैं, आप यहाँ पर एक और क्या कर दे रहे हैं, केस लगा दे रहे हैं, याचिका लगा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्यायपालिका का कार्यभार बढ़ेगा और इससे क्या होगा, न्याय में क्या हो सकती है, देरी हो सकती है। इससे बहुत से क्या होते हैं, अगर आप याचिका लगाते हैं तो गवर्नमेंट जो काम होते हैं उनमें क्या लगते हैं, स्टे लगते हैं। तो उनकी ड्यूटी क्या होती है, प्रभावित होती है, किसकी, सरकारों की। इसके अलावा क्या है, सरकार के कार्य में ये क्या है, न्यायपालिका का हस्तक्षेप है। सरकार के कार्य में क्या है, ये न्यायपालिका का हस्तक्षेप है। तो आप समझ सकते हैं कि जनहित याचिका मतलब आप कहीं भी लगा सकते हैं याचिका। जैसे मान लीजिए सड़क में गड्ढे बहुत ज़्यादा, वहाँ भी लगा सकते हैं याचिका, मतलब गड्ढे क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर काम तो क्या है कि सरकार का कार्य बनता है कि वो क्या करे, जनता की सेवा करे। तो सड़कें खराब हैं, पर्यावरण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है दूषित हो रहा है, तो उन पर भी याचिका लगती हैं। तो इन सब पर याचिका लग रहे हैं। तो ये क्या है, सरकार का कार्य होता है क्या करना, कि जनता को एक अच्छा वातावरण देना, जनता को अच्छी सड़कें देना, अच्छे घर देना। ये सरकार का कैसा है, कर्तव्य है। तो सरकार के कर्तव्य में क्या हो रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है कौन, न्यायपालिका। उसको बता रहा है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप इस काम को करें। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पीआईएल के परिणाम क्या होते हैं, कि परिणाम ये होता है कि न्यायपालिका क्या करने लगती है, सरकार के कार्यों में क्या करने लगती है, हस्तक्षेप करने लगती है। और इससे क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन और ज़्यादा बढ़ता है। आपने इसके पहले पढ़ा ही है। इससे जो है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यही स्थिति क्या कहलाती है, यही स्थिति कहलाती है न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति। न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति क्या कहलाती है, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये क्या कहलाती है, अगर जो है न्यायपालिका का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किसके कार्यों में, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में, तो वो क्या कहलाता है, वो जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर क्या, न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति कहलाती है। तो ये क्या था, ये था आपका पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका विचार जो है 1983 में जस्टिस पीएन भगवती ने दिया था। और क्या होता है पीआईएल, मतलब कि न्याय जो है पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को अगर दिया जाए न्याय मांगने का अधिकार, तो वो क्या कहलाता है, पीआईएल। अगर केवल पीड़ित को अधिकार हो तो क्या कहलाता है, वो लोकस स्टैंडी। अगर अदालत अपने स्वनिर्णय से क्या करे, दायर करे किसको, पीआईएल को, तो क्या कहलाता है, सियो मोटो। अगर जो है न्यायपालिका क्या करने लगे, अपने काम के साथ साथ विधायिका और कार्यपालिका के भी कार्यों में क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, तो क्या कहलाता है, न्यायिक सक्रियतावाद। चलिए तो थोड़ा देख लेते हैं कि इसको न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद मतलब क्या होगा, न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या के साथ साथ क्या करने लगे, कानून बनाने और लागू करने का भी क्या करने लगे, आदेश देने लगे। तो न्यायपालिका जो है कानून की व्याख्या के साथ साथ कानून बनाने और कानून को लागू करने का भी क्या करने लगे, आदेश देने लगे। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, स्थिति क्या कहलाती है, न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति कहलाती है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति उत्पन्न आखिर होती ही क्यों है। एक तो कारण क्या है, ये हो गया, याचिका हो गया, और भी कारण होते हैं। तो ये कारण उत्पन्न क्यों होते हैं, थोड़ा इनको भी देख लेते हैं हम। तो न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति आखिर उत्पन्न क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है। तो पहला कारण तो क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका की अकुशलता।
तो देखिए, अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्य अच्छे से करने में असमर्थ हों तो ऐसी स्थिति में मजबूरन किसको आना पड़ता है, न्यायपालिका को सामने आना पड़ता है और उनको आदेश देना पड़ता है। तो यहाँ पर कारण क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज़म का जो मुख्य कारण है वो क्या है, विधायिका और कार्यपालिका की अकुशलता। और दूसरा कारण आपने देख लिया है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर कोई याचिका लगाता है तो याचिका के बदले में क्या करना पड़ता है, न्यायपालिका को आदेश देना पड़ता है, चाहे वो विधायिका हो या फिर कार्यपालिका हो। देखिए इसके लाभ क्या हैं, न्यायिक शीघ्रतावाद के लाभ भी हैं। तो लाभ क्या क्या है, इससे न्याय का विस्तार होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, न्याय का विस्तार हो रहा है, क्योंकि अगर विधायिका कार्यपालिका अपने कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, यहाँ पर अन्याय हो रहा था, तो अन्याय तुरंत क्या हो रहा है, शीघ्रतावाद की वजह से ये अन्याय रुक रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर न्याय का विस्तार हो रहा है। प्राकृतिक न्याय आप समझ सकते हैं, यहाँ पर नेचुरल जस्टिस भी हो रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में प्राकृतिक न्याय को समझाया है, आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं क्या होता है। आप यहाँ पर आसान शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो क्या होता है, प्राकृतिक न्याय मतलब क्या है, न्याय का विस्तार होना, प्राकृतिक कानून का क्या होना, ज़्यादा उनको फॉलो करना। मतलब जो जज होगा वो जो है क्या है, मतलब केवल जो है सबूतों को देखकर नहीं, बल्कि जो है थोड़ा बहुत अपना भी क्या लगा है, वो दिमाग लगाकर क्या करता है, अगर वो ठीक है निर्णय देता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्राकृतिक न्याय। बाकी हमने और अच्छे समझाया है कहाँ पर, लास्ट लेक्चर में प्राकृतिक न्याय को, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उसको। तो पहला लाभ क्या था, न्याय का विस्तार हो रहा है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भी यहाँ पर लागू हो रही है। साथ ही विधायिका और कार्यपालिका क्या बन जाएंगे, सक्रिय बन जाएंगे। साथ ही क्या होगा, विधायिका और कार्यपालिका भी क्या होंगे, सक्रिय होंगे। पर इसकी हानि क्या होती है, अगर न्यायिक शीघ्रतावाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, शासन के अंगों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, अगर बार बार जो है कोई आपके कार्य में हस्तक्षेप करने लगे, आपको बताने लगे कि आप ये काम करें, वो काम करें, ये काम ना करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कहीं ना कहीं एक मनमुटाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। और आप समझ सकते हैं कि शासन के अंगों में अगर क्या हो जाए, विवाद की स्थिति हो, तो ये देश के लिए और देश की जनता के लिए क्या होगा, ये बहुत खतरनाक होगा। तो इसलिए क्या है, न्यायिक शीघ्रता का क्या है, एक लिमिट में उपयोग करना क्या है चाहिए। तो एक लिमिट में अगर होता है शीघ्रतावाद तो फिर इससे क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे कौन, विधायिका कार्यपालिका। लेकिन आप इसमें क्या हो जाएगा, अगर लिमिट को भी क्रॉस कर लेते हैं आप, बहुत ज़्यादा अगर क्या होता है, सक्रिय हो जाती है कौन, न्यायपालिका, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये यहाँ पर जो विवाद की स्थिति को क्या देगा, जन्म देगा। इससे जो विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होगा, ठीक एक प्रकार का संघर्ष फिर से चालू हो जाएगा। ले रहे, चलिए अब जो है इसको लाने के उपाय क्या क्या हैं, कि कौन कौन से उपकरण हैं, किन किन उपकरणों के माध्यम से जो है सक्रियतावाद जो है आती है। तो पहला तो क्या है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, जुडिशियल रिव्यू। आप समझ सकते हैं कि न्यायिक जांच तो अपने आप में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी को दिखाता है। तो ये क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म को तो लाएगा ही लाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों की जांच कर रहा है, ये तो उनके कार्यों की जांच कर रहा है। मतलब क्या होगा, इससे जो है न्यायिक सक्रियतावाद आएगा। दूसरा क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत। दूसरा क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो मूल ढांचा, जब भी जो है विधायिका कुछ अगर कानून बनाती है तो उसके पास कैसा है, न्यायपालिका के पास एक ऑप्शन है कि वो उनके कार्यों को क्या कर सकती है, मूल ढांचे का हिस्सा बताकर उनको जो है रद्द भी कर सकती है। तो इससे भी क्या होगा, सक्रियतावाद आ सकती है। और क्या है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो विधि का शासन क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ, ये कहता है दो बातें हैं इसमें, लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, कानून सर्वोच्च है, और लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। तो कानून सर्वोच्च है और कानून सभी के लिए क्या है, समान है। ये है सिद्धांत किसका, विधि के शासन का। इसको ब्रिटिश विद्वान डाइसी ने दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब में। तो इसमें क्या कहा गया है, लॉ इज सुप्रीम एंड लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। तो कानून क्या है, सर्वोच्च है और कानून सभी के लिए समान है। तो आप समझ सकते हैं कि कानून सर्वोच्च है, मतलब कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, विधायिका भी नहीं है, कार्यपालिका भी नहीं है। तो कानून के ऊपर कोई नहीं है कहने का मतलब क्या है कि अगर विधायिका जो है इनसे ऊपर जाने का प्रयास करेगी तो तुरंत क्या करेगा, विधि के शासन का हवाला देते हुए न्यायपालिका क्या करेगी, उनको रोक देगी। तो ये होता है क्या आपका रूल ऑफ लॉ। इससे भी क्या होती है, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सक्रियतावाद जो है आती है। और बाकी एक है आपका
नेचुरल जस्टिस है फिर क्या, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। इसका सिद्धांत तो बहुत ज़्यादा व्यापक है। इससे तो जो है क्या हो सकता है, इससे जो है सक्रियतावाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किससे, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से भी। तो ये पूरा क्या है आपका, ये था आपका क्या, न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देने वाले क्या हैं उपकरण, जुडिशियल रिव्यू, मूल ढांचा, रूल ऑफ लॉ या फिर क्या, विधि का शासन, और नेचुरल जस्टिस या फिर क्या, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। तो ये था पूरा क्या, न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में था। साथ ही हमने क्या देखा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी देखा और न्यायिक सक्रियतावाद भी देखा। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कुछ शासन प्रणालियों पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो तीन टॉपिक आपके आएंगे जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने रहते हैं, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली, एकात्मक, तो इस प्रकार बहुत सारे आपके आते हैं। तो अध्यक्ष मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो इन पर हम क्या करेंगे, थोड़ा विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे प्री और मेंस के हिसाब से यहाँ पर हम। तो ये हम कब देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।